एक सवाल हर एक आदमी के जहन में आता है, पाकिस्तान का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? पहलगाम ये नाम जब आपके जहन में आता है तो क्या क्या सोचते हैं सर आप? निर्मम तरीके से जो मार दिया है, जाहिर है वो दिन हम सबके लिए, सेना वाली जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, या फिर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं और जो बाकी चीजें हैं उस पर देश से गद्दारी की है। मैं उसे गद्दारी ही कहूंगा। सीएसएफ के जवान थे जिनकी बीवी जो थी पाकिस्तान की थी, यानी इंटरनल थ्रेट। रिसोर्सेज जितना दूसरे देशों से लूटा हुआ था, जो भी इनकी उस समय की लोगों को जो खुद सैनिक रहे हैं उन्होंने खुद आके स्पष्ट तौर पर जाहिर किया है ये जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो था जो अभी चल रहा था और इसके पहले भी पाकिस्तान उसी रवैये पर रहेगा तो 71 दोहराया जाएगा। तो हम कितने कारगर होंगे भविष्य में? हम रोक पाएंगे आतंकवाद आगे चलकर? क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान तो सर जो लश्कर ताइबा के जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन तीनों के जितने भी ठिकाने हैं, उनका कंफर्मेशन करने के बाद एक एक ठिकाने को नष्ट करना, ये अपने आप में ही एक यूनिक था और इट्स ए मैसेज। बाकी सब काफिर हैं। जो पेमेंट सिस्टम भारत में है, जितना ईज ऑफ डूइंग पेमेंट, अवर डिजिटल टेक्नोलॉजी, अवर यूपीआई, इट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर, इवन यूएस में। इस कंपैरिजन पूछ रहे हैं, इंदिरा गांधी अगर होती तो जैसे बांग्लादेश बनाया बलूचिस्तान बनाती। ये हमें इन चीजों में जाना नहीं चाहिए। उस समय जो परिस्थिति, जो हालात है, जिसने जो किया वो ठीक है। आपने कोई ऐसा देश देखा है आधा इधर और आधा इधर भारत के? ठीक, बिल्कुल सर। वो पनाहगारों को अंदर भी जो हैं आप देख रहे होंगे, कोई कहीं भी है, पास में किस तरह से सिम्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अक्रॉस द इंडिया बैन करके और एक्शन लिया गया है। अभी जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, टेंशन चल रही थी, ऐसे ही मैंने कई लोगों से बात किया। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछता था उनसे कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? ऐसा क्या किया जाए कि पाकिस्तान दोबारा अटैक नहीं करे 5-6 के बाद। वहां से मुझे सर एक फीडबैक मिला, जिसने मुझे कहा कि अगर पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाए, एक काम करना होगा, मदरसे वहां के बंद कर दिए, मदरसे खत्म कर दो। पाकिस्तान एक सोच है, एक थॉट है, एक सर। दूसरा मेरा सवाल सर ये है कि भारत का डिफेंस बजट के बारे में आप क्या कहेंगे? 22 अप्रैल 2025 जब पूरे हिंदुस्तान का खून खौला, 22 अप्रैल 2025 जब आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को सिर्फ धर्म पोछ के मार दिया, इन सब के एवज में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, 24 मिसाइलें दागी, 100 से अधिक लोगों की मौतें हो गई। इन सब के एवज में कुछ और पन्ने हैं जिसे खोलना बाकी है। आज हमारे साथ एमपी सर मौजूद हैं जिनसे हम बातें करेंगे, हालांकि डिफेंस की गहरी समझ रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल, पहलगाम ये नाम जब आपके जहन में आता है तो क्या क्या सोचते हैं सर आप? जी देखिए, जो कुछ 22 अप्रैल को हुआ वो एक ऐसी घटना है, आतंकवादी घटना है, जिसे हम भूल नहीं पाएंगे। जिस तरह से हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनका सिंदूर उजाड़ा गया, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, किस किस तरह से उन आतंकवादियों ने निहत्थे, और उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए थे, वैकेशंस पे गए थे, और जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी एक बहुत बढ़िया इकोनॉमी को आगे बढ़ने में, उन्हें इस तरह से निर्मम तरीके से जो मार दिया है, जाहिर है वो दिन हम सबके लिए दर्द भी है, सबके मन में आक्रोश भी था, और हर भारतीय इस चाहता था कि इस घटना का बदला लिया जाए, उन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हमारी सरकार शुरू से ही काफी सक्रिय हो गई थी और बहुत सोच समझकर धीरे धीरे रोज सारी प्लानिंग, किस तरह से जो इंफॉर्मेशन लेना है, आगे बढ़ना है, और तमाम मीटिंग की गई। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पर, सेना के लेवल पर प्रधानमंत्री जी ने सभी सेना अध्यक्षों के साथ, और जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तीनों सेना अध्यक्ष जो हैं उनके साथ, और जो नेशनल हमारे डोभाल साहब हैं एनएसए, उनके साथ, इंटेलिजेंस एजेंसियों के हेड के साथ, सबके साथ लगातार मीटिंग्स का दौर रहा। और आक्रोश इतना था देश में भी और सरकार में भी और सेना में भी
कि इस बार इस आतंक को जड़ से मिटाने का एक दृढ़ निश्चय कर ही लिया था। देखिए, भारत काफी पहले पूरे विश्व को बता चुका है कि हमारी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस है, और जो भी कुछ किया है, जो भी कार्यवाही की है, वो आतंकवाद को कुचलने के लिए बहुत स्पष्ट था कि जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने इन्हें ट्रेन किया है, जो पनाहगार हैं, गुनाहगार, पनाहगार और सूत्रधार, इन तीनों लोगों को, इन तीनों जड़ को, जहां से जड़ चलती है, जहां ये ट्रेन किए जाते हैं, जहां से फंड किए जाते हैं, जहां से भेजे जाते हैं, तो भारत सरकार का स्पष्ट था कि हमें आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करना है। और ये जो दिन है, ये याद रहेगा कि यहां से भारत ने एक नया अध्याय लिख दिया आतंकवाद को क्रश करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए, और उसी का नतीजा जो था हमारा ऑपरेशन सिंदूर रहा है। जी सर, इन सब के एवज में, क्योंकि सर आप एक सैनिक हैं, तो मैं समझना चाहता हूं सर ये कि जैसे कि मान लीजिए पहलगाम, पुलवामा जैसे आप केसेस हो जाते हैं, ऐसे आतंकवादी हमले हो जाते हैं, तो एक सैनिक के मन में क्या चलता है? जो सैनिक किसी टेंट में बैठे हैं, कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, तो जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उनके दिमाग में क्या भाव होता है, क्या सोचते हैं वो? बिल्कुल, देखिए, इतना अहम सवाल है। हमने पास्ट में देखा है कि एक लंबे समय से जो हमारी सेनाएं हैं, जो हमारे जल सेना, वायुसेना, थल सेना, इन सभी के में जो काम करने वाले लोग हैं, जो सैनिक हैं, किसी भी लेवल पर हों, कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, और स्पेशली क्योंकि इस बॉर्डर पर थल सेना तैनात होती है, उन्हें दिन प्रतिदिन ये चीजें झेलनी पड़ती थी। और एक बहुत लंबा समय निकल गया था कि हम कई बार वो चाहते हुए भी वो एक्शन नहीं कर पाते थे जो उनके दिल में होता था, क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल, बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, और विश्व में जानी जाती हैं अपने अनुशासन के लिए, अपनी कॉम्पिटेंसी के लिए, अपनी जो प्रतिबद्धता है, अपने देश के प्रति जो प्रेम है, उन सब चीजों के लिए जानी जाती हैं, अनुशासन में रहती हैं। लेकिन हमेशा जब जब ये घटनाएं हुई, उरी की घटनाएं हुई, अब ये पहलगाम हो गया, तो कहीं ना कहीं खून तो खौलता ही है। देखिए, जब हम देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, और कोई आकर अगर आतंकवादी या जो पड़ोस के देश की जो सेना है, जो और वहां की जो ISI है, वो किस तरह से इन आतंकवादियों को भेजकर और हमारे देश के सैनिकों को, या फिर इस बार तो बिल्कुल हद हो गई कि निर्दोष नागरिकों को इस तरह से धर्म पूछकर मार देती है, तो ये देखिए, कायरता का, कट्टरपंथ का, धर्मांधता का, जिहाद का, ये एक ऐसा विभत्स रूप था जो हमने देखा है। और जाहिर है ये मानवता के खिलाफ है। और हमारी जो फिलॉसफी रही है, जो भारत की फिलॉसफी रही है, सनातन फिलॉसफी रही है, बहुत स्पष्ट है कि हमें जो भी धर्म विरुद्ध जाएगा, देखिए, जो मानवता के, इंसानियत के विरुद्ध जाएगा, उसका नाश होना निश्चित है। एक बात सर बिल्कुल आपने ठीक कही कि पहले की सरकारों में जो सेना को छूट मिलती थी, आज की सरकारों में, हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ तरीके से जाहिर किया है, एकदम ठीक कह रहे हैं सर आप, क्योंकि कई सारे वीडियोस और बाकी लोगों को जो खुद सैनिक रहे हैं, उन्होंने खुद आके स्पष्ट तौर पर जाहिर किया है। ये जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो था, जो अभी चल रहा था, और इसके पहले भी, बिल्कुल जाहिर तौर पर सर आप एकदम ठीक कह रहे हैं। पर सर मेरा एक सवाल है, ये पहला आतंकी हमला है नहीं सर। अगर मैं आपको गिना दूं सर, ये तो चाहे वो मुंबई हमला हो, 2008 का हो सर, 26/11 हो, 2016 में उरी हमला हो, पुलवामा हो, अब पहलगाम हो, तो सर ये कब तक? एक सवाल हर एक आदमी के जहन में आता है, पाकिस्तान का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। आप देखिए, इफ यू गो बैक, आप देखेंगे कि भारत में जो आंतरिक सुरक्षा है, आतंकवाद इतना हावी था कि वो सुरक्षा हर जगह कॉम्प्रोमाइज होती थी। आप कोई सा ऐसा शहर नहीं बता सकते जहां ब्लास्ट नहीं होते थे। अगर आप पुणे में देखेंगे तो पुणे में ब्लास्ट हुआ था, आप हैदराबाद देखेंगे, हैदराबाद में हुआ था। मुंबई का 26/11 जो ताज होटल पर अटैक किया गया था, जिसमें कम से कम 170 लोग मारे गए थे, जो कसाब जिंदा पकड़ा भी गया था।
इस तरह की अनेक, बॉम्बे की ट्रेन में घटनाएं, बॉम्बे की जो एयर इंडिया की बिल्डिंग थी वहां पर ब्लास्ट, आप देखिए दिल्ली में सरोजनी नगर में ब्लास्ट, कभी लाजपत नगर में ब्लास्ट, आप देखते थे कि जहां तहां कुछ न कुछ होता रहता है। तो आतंकवाद का जो साया था, जो ये जो उन्हें पनाह देने वाले थे, और जो ये आतंकवाद जो जो आईएसआई और जो पाकिस्तान की आर्मी का जो बुना हुआ जाल था आतंकवादियों के माध्यम से, इन्होंने जहां तहां स्लीपर सेल बनाए हुए थे। और आप सोचकर हैरान होंगे कि भारत का कोई भी कोना नहीं बचा हुआ था जहां इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन आप याद कीजिए कि तब फ्रीक्वेंसी होती थी, यहां हम देख सकते हैं, मैं बॉम्बे में था 93 to 98, उस समय ही वहां ब्लास्ट हुआ था 93 में बॉम्बे में पहली बार। बहुत ज्यादा ब्लास्ट हुए थे, इनफैक्ट सीरियल ब्लास्ट हुए थे, कहीं ट्रेन में ब्लास्ट, कहीं एयर इंडिया बिल्डिंग में ब्लास्ट, कहीं स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो देखिए ये एक ऐसा था कि कब कहां ब्लास्ट हो जाए, आपको अपने सामान की चेकिंग होती थी, अपने सामान का खुद कोई लावारिस ना हो। तो भारत में इस तरह का माहौल था, शायद आप लोगों को याद ना हो, लेकिन भारत में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि हर घटना के बाद हमें प्रूफ इकट्ठे करने होते थे और हम डोजियर सौंप देते थे पाकिस्तान सरकार को, क्योंकि ज्यादातर जब हर घटना में, ज्यादातर नहीं, हर घटना में जो हाथ मिलता था वो आईएसआई का मिलता था। जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं इनसे ही जुड़े हुए, कहीं सिमी और आ गया था बाद में। तो इस तरह के जो संगठन थे इन्हीं के लोगों का हाथ होता था, और हम एक डोजियर देने के बाद बस रुक जाते थे। हमने कभी भी उसे क्रश करने की या अक्रॉस द बॉर्डर जाकर हिट करने की या उसकी जड़ें काटने की कोशिश नहीं की। यही कारण रहा कि वो लगातार होता रहा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती रही। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके समय में, आप अगर पिछले 10-15 सालों को देखोगे, खासकर पिछले 10-12 साल, तो जाहिर है काफी कमी आई है। बहुत सेलेक्टिव घटनाएं हुई हैं, बट घटनाएं हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं। भले ही एक 5 साल बाद या 7 साल बाद कोई बड़ी घटना हुई हो, लेकिन घटनाएं अभी भी हो रही हैं। क्योंकि पहले जो हमने जवाब दिए उरी या पुलवामा के बाद, वो एक लिमिटेड एरिया में थे, एक सिंगल पॉइंट स्ट्राइक थे, ठीक है। हमने जाकर बॉर्डर के अंदर जाकर जो आतंकवादी लॉन्च पैड थे उन्हें नष्ट किया, लेकिन फिर भी उतना इंपैक्ट नहीं हुआ। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है कि वहां की जो आर्मी है वो पूरे देश को कंट्रोल करती है। अल्टीमेटली वहां पावर प्रधानमंत्री के पास नहीं है। आपको शायद आप जानते ही होंगे, सब आपके माध्यम से मैं बता दूं कि पाकिस्तान में एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने 5 साल अपना टेन्योर पूरा किया हो। ये इतिहास है वहां का। तो दिखाने के लिए, विश्व को दिखाने के लिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन सेना जिसे चाहती है वो जीतता है। आपको रिकलेक्ट कर सकते हैं कि जब कारगिल वार हुआ था तो जो नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री थे और भारत के साथ अच्छे संबंध बन रहे थे, वाजपेयी जी थे, लेकिन जैसे ही संबंध अच्छे बनने की तरफ जाते हैं, सेना हमेशा वही करती है जो हमास इजराइल में करती है। मैं कह सकता हूं आपको कि जब जब इजराइल में कुछ भी होने वाला होता है, मतलब इजराइल के संबंध बाकी देशों से सामान्य हो रहे होते हैं या कुछ पीस हो रही होती है, तभी आप देखेंगे कि हमास एक ऐसी एक्शन ले लेता है, एक ऐसा अटैक कर देता है इजराइल के ऊपर कि रिटेलिएशन फिर 10 टाइम्स ज्यादा होता है। और ये हम बहुत सालों से देख रहे हैं। मैंने दोनों कंट्रीज को विजिट किया है, जो फिलिस्तीन और इजराइल है, और दोनों तरफ के लोगों की बातें भी सुनी है। तो कहीं ना कहीं जो भी फोर्सेज हों वो नहीं चाहती कि वहां भी शांति रहे, और वो कुछ ना कुछ कर देंगी। इसी तरह से पाकिस्तान की सेना खुद उनसे प्रभावित है। पास में आपने देखा भी होगा कि एक मीटिंग भी हुई है रिसेंटली, जो हमास के लोग यहाँ आए हुए थे पाकिस्तान में, और इसी तरह से जो अब की जो घटनाएं हो रही हैं ये भी उससे बहुत प्रभावित हैं। तो आर्मी यही करती है कि अगर सिविलियन गवर्नमेंट्स आपस में बढ़िया संबंध, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर बेहतर हो रहे हैं, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल। वो क्या चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए। तो जब जब प्रयास किए गए, जब वाजपेयी जी के टाइम में प्रयास किया गया तो क्या मिला? कारगिल मिला। और इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने इनवाइट किया था अपने सभी नेबर्स को, तो नवाज शरीफ जी को भी इनवाइट किया गया था, और ये वहां जाते हुए रुक भी गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पुलवामा हुआ, उरी हुआ। तो इस तरह की आतंकी घटनाएं लगातार करते रहते हैं,
क्योंकि इनकी फिलॉसफी ही जिहाद है। अगर किसी देश की, ये पहला देश है दुनिया में जहां की फिलॉसफी ही जिहाद के ऊपर आधारित है और आर्मी उसे प्रमोट करती है। तो ये जो कारण रहे हैं कि आपको इस फिलॉसफी पर चलना है, वो इंसानियत के पूरे खिलाफ है और वो अपने अलावा बाकी का एग्जिस्टेंस चाहते ही नहीं है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं दे विल हैव टू पे द प्राइस। सर दो जी। चीजें निकल के आई। पहले एक चीज बहुत सही बोली आपने, स्लीपर सेल। दूसरा पाकिस्तान बेनकाब स्लीपर सेल। अगर हम बात करें, गजो तकरीबन 2000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान को निकाला गया और पाकिस्तान एक मैं बहुत चीजें नहीं बोलूंगा, सिर्फ इशारा करूंगा सर, आप समझ जाएंगे। एक कोई सेना में थे, सीएसएफ के जवान थे जिनकी बीवी जो थी पाकिस्तान की थी, यानी इंटरनल थ्रेट। साफ तरीके सर आप इसको कैसे देखते हैं? नंबर 2 सर, ये किसी से छुपाया नहीं है सर। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे अगर किसी न्यूज चैनल पे बैठे हुए थे, उनसे प्रूफ मांगा गया, साफ तरीके से यूट्यूब का हवाला दे रहे थे वो। सर वो चीज़ें बिल्कुल जायज़ कही आपने कि हाँ, पाकिस्तान को लीड कौन करता है, इंडियन मिलिट्री करती है, कौन करता है, बिल्कुल जायज़ बात कह रहे हैं सर। इन दो चीज़ों पर सर क्या कहें? इंटरनल जो थ्रेट है और दूसरी इंटरनल थ्रेट, पहली बात ऐसे है जो सेना वाली जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, या फिर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं और जो बाकी चीज़ें हैं उस पर, नंबर 1। नंबर 2 इंटरनल पॉलिटिक्स। जैसे कुछ लोगों के लगातार बयान आते हैं सर जो नहीं होने चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, कुछ थोड़ा कंटेक्स्ट भी आपको दे सकता हूं। देखिए, किसी भी देश के लिए उसके नागरिकों का देश के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है और हमारे देश में देश के लिए मरने वाले लोगों की कभी कमी नहीं रही है। लेकिन बीच बीच में जब जब कुछ लोग देश विरोधी, अपने निजी निहित स्वार्थों के लिए जब लोगों ने देश से गद्दारी की है, मैं उसे गद्दारी ही कहूंगा, तो तब इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि इस समय, आज से ही नहीं, काफी लंबे समय से गवर्नमेंट की बहुत जबरदस्त पॉलिसी रही है। इतनी स्ट्रांग पॉलिसी मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो बम ब्लास्ट जो कल्चर बंद हो गई है देश में, कि डीटीसी की बम बस में ब्लास्ट हो गया, इस शहर में ब्लास्ट हो गया, इस बाजार में ब्लास्ट हो गया, ये जो कल्चर बंद हुई है तभी हुई है जब हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग हुआ है कि आज पूरे विश्व में आप सुनते होंगे कि किसी ने किसी अज्ञात बंदूकधारी कोई किसी को मार गया, वो कहते हैं ये इंडिया ने करवाया होगा। मतलब अब वो मानने लगे कि भारत ऐसा कर सकता है। पहले भारत की एक बहुत सॉफ्ट इमेज थी, इन्हें कुछ भी कह लो ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो भी अंदर के तत्व हैं, ठीक है, कुछ जानबूझकर अपने निजी स्वार्थों की वजह से या अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से या अपने वोट बैंक की वजह से, इस तरह के जो लोग हैं उन्हें सोचना होगा कि अगर देश है तो हम हैं। हमारा अगर आप हमारे बड़े बड़े कवियों को या आप पुराने समय से देखते जाइए कि अपने देश के लिए मर मिटने वाले लोग हुए हैं। हम सब अपनी भारत माता के लिए जान देने को तैयार हैं। न्योछावा ने, आपने देखा होगा, इस 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में लाखों पूर्व सैनिकों ने जो आ चुके हैं, बिना किसी पैसे या बिना किसी तनख्वाह के वापस जाने की इच्छा व्यक्त कर दी थी, रिटर्न में भेज दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ये समर्पण है हमारे देश के सैनिकों का अपने देश के प्रति, जिनकी इतनी निष्ठा है और जो मरने मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं, ये हम सबकी ड्यूटी बन जाती है कि ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जाए। सरकार की नजर है, मैं बता सकता हूं कि हमारा जो सिस्टम है ऐसा काम कर रहा है कि अगर आप एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो सूनर और लेटर आप पकड़े जाएंगे और आप बचेंगे नहीं। मैं बता सकता हूं, आज इंफॉर्मेशन एज में आपके जितने भी माध्यम हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी को व्हाट्सएप पे लिख दूं, किसी को फोन पे लिख दूं, किसी को मेल पे लिख दूं, किसी को किसी दूसरे चैनल में लिख दूं या किसी ऐसे माध्यम से कर दूं, पता नहीं चलेगा। भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, वी आर द ग्लोबल लीडर। हमारा जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, वो सब जो की कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, देखिए आप देख सकते हैं कि इजराइल जैसे, यूएस जैसे जो विकसित देश हैं, वी आर एट पार विद देम एंड वी आर कोलैबोरेटिंग विद देम।
आज की डेट में आप सोच सकते हो कि यहां से जितने भी चीजें कॉल हो रही हैं, जा रही हैं, एवरीथिंग इज बीइंग इंटरसेप्टेड। तो हमारा लगातार वो सिस्टम मजबूत होता जा रहा है, मजबूत है। आज की डेट में हम बहुत दूर से भी लोगों को मॉनिटर कर सकते हैं, वो क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है। ये मत सोचो कि अगर वहां नहीं मिल रहा है तो मिलेगा। तो ये उनके लिए चेतावनी भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और हम सबको भी जागरूक होना होगा। देखिए, अमेरिका ग्लोबल लीडर, ग्लोबली नंबर 1 कैसे बना? विश्व युद्ध 2 तक, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि विश्व युद्ध 2 तक पूरे विश्व में यूरोपियन देशों का बोलबाला था, दबदबा था। पिछले कुछ 200-300 सालों पहले तक यूरोप वाले लोगों ने बाकी सब जगह धीरे धीरे अपने कॉलोनी बना ली थी। कहीं यूके की कॉलोनी थी, कहीं फ्रेंच की थी, कहीं स्पेन की थी, कहीं स्पेनिश, पुर्तगाल, इस तरह के जो देश थे यूरोपियन, इनकी ही कॉलोनी थी। लेकिन जो विश्व युद्ध 2 था, विश्व युद्ध 2 था ही इनके बीच में। पूरे विश्व युद्ध 2 की लड़ाई यूरोपियन कंट्री में ही थी। इनफैक्ट अमेरिका वाज नॉट ए पावर टू रिकॉन विद बाय दैट टाइम, उस लेवल पर नहीं था। और जापान इतना स्ट्रांग था कि जापान ने पर्ल हार्बर, जहां पर इनके सारे जो वेपन्स और हथियार थे, वो एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी, सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था जापान ने। एंड दे हैड नो क्लू अमेरिका की व्हाट टू डू। उन्होंने 1939 में अपने देशवासियों से, मैन एंड वुमेन, अपील की थी कि कुछ ऐसा करो कि हम बदला ले सकें, कुछ कर सकें। और वो 5-6 साल लगे थे। 1946 में जाके वो जो बम बनाया था, जो हिरोशिमा नागासाकी पर डाला था, इट टुक 5-6 इयर्स। और ये युद्ध चलता रहा 1939 से 1946 में वो बम गिरने के बाद ही बंद हुआ था। तो देखिए क्यों पावर चाहिए, क्यों शक्ति होनी चाहिए। एंड देयर आफ्टर दैट जनरेशन, बेबी बूमर जनरेशन ऑफ यूएस, मैन एंड वुमेन टुगेदर, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड। और यूरोप वाले आपस में लड़ लड़ के इनके धीरे धीरे सारी चीजें डिप्लीट हो गई। रिसोर्सेज जितना दूसरे देशों से लूटा हुआ था, जो भी इनकी उस समय की एडवांसमेंट थी, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वेपन थे, और अमेरिका ने एज ले ली, एक नेटो बना दिया, सबको सपोर्ट करने लगे, सबसे थोड़ी थोड़ी फंडिंग लेने लगे, और सबकी सिक्योरिटी का जब वो सब तो हो गए। तो होता क्या है कि हर कंट्री के इतिहास में एक ऐसा समय आता है, और मैं आपके माध्यम से बता सकता हूं कि आज भारत के यूथ को, भारत के मैन विमेन टुगेदर, वी ऑल आर इन द सेम सिचुएशन, जहां हम ग्लोबली नंबर 1 होने की दिशा में अग्रसर हो गए हैं। हमें मिलकर काम करना होगा और सफल होना होगा, देश को विकसित बनाना होगा और नंबर 1 की श्रेणी में आना होगा। देखिए, जीवन में सफल होना कोई एक ऑप्शन नहीं है। इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर ऑब्लिगेशन, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट एन ऑप्शन। हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमें जिंदगी में सफल होना, मजबूत होना, ये हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति और हमारे देश के प्रति ये हमारा ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसे हमें फुलफिल करना है। और मुझे उम्मीद है कि जो करंट जनरेशन है वो उस ओर तेजी से अग्रसर है। बहुत बढ़िया इनोवेशन हो रहे हैं, अच्छी चीजें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर ये जो पीढ़ी है, ये कुछ स्लिप होती नजर आ रही है। एक नेगेटिव डायरेक्शन जो होती है, जो वेस्टर्न से हमें सीखना है, वहां की कुछ नेगेटिव चीजें हम अडॉप्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें जहां क्वेश्चन करना है, हमें अपने बारे में अवेयर होना होगा। आज जो मोदी जी को ग्लोबल लीडर माना जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्यों उनकी रैंकिंग लगातार नंबर 1 बनी हुई है, और नंबर 2 का जो डिस्टेंस है, इट इज नेवर वेरी क्लोज टू हिम, इट इज वेरी फार फॉर मेनी इयर्स। वाई? मुझे पता है कि मैं एक बार 2010 में मीटिंग में था यूएस में, और फिर एक बार जब ये 16 में, जब ट्रम्प का पहला इलेक्शन होने वाला था हिलरी क्लिंटन के खिलाफ, तो आम आदमी विदेशों में भारतीय प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानता था जब मनमोहन सिंह जी थे, आम आदमी। तो हमने उनसे पूछा कि भाई यहां कौन जीतेगा। ऑफ कोर्स ये 16 की बात बता रहा हूं, जब मोदी जी आ चुके थे, और ट्रम्प और हिलरी क्लिंटन के बीच में मुकाबला था। तो हमारा ग्लोबल मीट था, सभी देशों के लोग, तो यूरोपियन भी थे, इंडिया, यूएस, चाइना, सभी कंट्रीज के लोग थे, लगभग 200 से ज्यादा। यूएस की बात है, डेलावेयर की।
और हमने वहां पूछा अपने वाइस प्रेसिडेंट, काफी जॉली होते थे वो, कि कौन जीतेगा, ट्रंप या हिलरी। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बट तब तक मोदी जी का नाम आ चुका था। वो बोले मोदी मोदी मोदी, इस तरह से बोले वो, ठीक है, सबके सामने पब्लिकली। तो अब हमें लगने लगा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री का भी लोग अब नाम जान गए हैं। एंड ऑफ लेट जैसे जैसे हम जा रहे हैं, एवरीबडी सेज, अराउंड 25 कंट्रीज को एक्सटेंसिवली आई हैव ट्रेवल विद द गॉड ग्रेस, मौका मिला है लोगों को हेल्प करने का, ट्रेन करने का, सेवा करने का। तो अब हम देख रहे हैं, मैं अभी लास्ट नवंबर में दुबई में था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, आई वाज आल्सो वन ऑफ द स्पीकर। सो वहां पर जो जब चीफ गेस्ट आए रॉयल फैमिली के वहां के, द रेस्पेक्ट वी हैव अर्न्ड, वहां आकर सबसे पहले सभी कई लैंग्वेज में एड्रेस किया, पीपल वर देयर फ्रॉम अराउंड 15-20 कंट्रीज। फर्स्ट वाज नमस्ते बाय द चीफ गेस्ट फ्रॉम देयर रॉयल फैमिली। सो एंड हमारे सबके साथ मुलाकात की बाद में पर्सनली। सो वहां लोग बता रहे थे कि पहले ट्रीटमेंट वाज नॉट दैट गुड, बट नाउ दे ट्रीट अस एट पार विद देम, जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं। सो आवर रिलेशनशिप with all areas of the world, be it the Middle East, be it the Europe, US, Australia, New Zealand, Singapore, African countries, African continent, इजिप्ट में जाइए, इजराइल एज सच पहले से ही है। मैं इन सभी देशों में जाकर देखा है कि धीरे धीरे इतना शिफ्ट हो गया है कि भारत मीन्स प्रायोरिटी। और सेम जो हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, पनाह कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी कंडीशन ये हो गई है, पासपोर्ट देख के ही रोक लेते हैं, बाकी सब चले जाएंगे, उन्हें रोक दिया जाता है। दे आर नोन नाउ, पीपल नो कि अगर कोई पाकिस्तान ओरिजिन का है, ही इज सस्पेक्टेड टेररिस्ट, बिकॉज हर जगह घटनाओं में उनकी लिंक मिलती है। उनके सारे तरह के वीजाओं पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन कर दिया है, 10% को भी नहीं दे रहे हैं। सो देखिए, हम बहुत सही दिशा में मूव कर रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है सबकी मिलके कि अपने देश को आगे लेकर जाना है। और किसी भी व्यक्ति को इस बार जो एक्शन हो रही है, वो पनाहगारों को अंदर भी जो है, आप देख रहे होंगे, कोई कहीं भी है, पास में किस तरह से सिम्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अक्रॉस द इंडिया बैन करके और एक्शन लिया गया है। और अब जो भी इस आतंकवाद से जहां भी जिसकी थोड़ी कड़ी जुड़ी थी, उन सबके प्रति एक्शन लिया जा रहा है, सबको डिटेन कर लिया गया है। तो सरकार तो बहुत सीरियस है, हम सबकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर हमें कहीं कोई ऐसा कुछ होता नजर आए, हमें भी सहयोग करना है सरकार को इन सब चीजों के लिए। और मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कभी कभी ज्यादातर हम टेक्निकल या इस तरह के मुद्दों पर डिस्कस करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि टीवी डिबेट्स में कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू कि क्या इंफॉर्मेशन लेवल है, क्या उनका सोच का लेवल है, किस तरह की बातें करते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि जो बोल रहे हैं, जो दुश्मन है, उनकी मदद कर रहा है। हम बोल क्या रहे हैं, अपने देश के प्रति हमारी भावनाएं क्या है। क्या एक अलग आइडियोलॉजी होना, किसी का अपोनेंट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप देश के खिलाफ हो जाओ, इस तरह के स्टेटमेंट यूज कर दो। तो मेरी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी पर्सनल से, सभी नागरिकों से, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, कि नेशन फर्स्ट। देखिए, हमारे अंदर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना तो रहनी ही रहनी है, एंड सेवा परमो धर्म है। जिस तरह से हमारे देश में सेना दिन रात 24/7, चाहे टेम्परेचर -70 है या +50 है, जिस तरह से बखूबी वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और हम सबको ये मौका देते हैं कि हम चैन की नींद सो सकें, उनके प्रति हमें कृतज्ञ रहना है, उन्हें सपोर्ट करना है, और अपने रोल को एक जिम्मेदार नागरिक का रोल अदा करना है। तो मैं समझता हूं कि चाहे वो कोई पनाह देने वाला वैसा व्यक्ति हो अपने स्वार्थ के कारण, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जागरूक हो जाए, हम सबको भी ध्यान रखना है। और सरकार बहुत हार्श रहेगी, क्योंकि आतंकवाद करने वालों को, पनाह देने वालों को और उनकी मदद करने वालों के लिए अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर ऑपरेट कर रही है। जी सर, मैं जानना चाहूंगा, जिसकी अब भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति बदल रही है,
तो हम कितने कारगर होंगे भविष्य में, हम रोक पाएंगे आतंकवाद आगे चलकर, क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान तो सर नहीं मानने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो सही सवाल पूछा है, और बहुत लोगों के मन में इस तरह का सवाल आता होगा। देखिए, एक स्टेटमेंट हम कहते हैं कि अगर मुझे अमृतसर जाना है तो मैं अगर यहाँ से नोएडा से दिल्ली से अगर पूरब की दिशा में चलने लगूं तो कभी अमृतसर नहीं पहुंचूंगा। इसका मतलब है कि अगर दिशा सही होगी तभी डेस्टिनेशन मिलेगा। तो हमने अभी तक आतंकवाद क्यों जिंदा है? नंबर एक, विश्व के जब से भारत ने आतंकवाद शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया है, अभी तक तो यूएन में इसे फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि आतंकवाद की सही परिभाषा क्या है। देखिए कितने दोहरे मापदंड हैं, उस पर भी आएंगे हम। लेकिन जब भारत बोलता था आतंकवाद तो वेस्ट कभी उसे लेता ही नहीं था, उसे मानता ही नहीं था, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री का एक स्टेटमेंट था कि वेस्ट ये समझता है कि जो उनकी समस्या है वो पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन जो दुनिया की समस्या है वो उनकी समस्या नहीं है। और इस बात को अब उन्हें आईना दिखाकर रियलाइज करा दिया गया है। क्योंकि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और वो कहने लगे कि ये मत करो वो मत करो, भाई क्यों मत करो? आपका इंटरेस्ट आपके नागरिक, हमारे इंटरेस्ट हमारे नागरिक, वेरी क्लियर। यू आर बाइंग ऑयल गैस, इट्स नॉट फंडिंग, एंड इंडिया इज बाइंग, इट्स फंडिंग। और अगर वहां प्रॉब्लम है तो क्या पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है? सो कुछ चीजें इतनी स्पष्ट कर दी गई हैं कि हमें ये देखना होगा कि अब जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और जिसके तहत भारत ने पहले छोटे स्टेप लिए, पहले लॉन्चिंग पैड और सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन इस बार जो हमने किया है ऑपरेशन सिंदूर, मैं आपको बता सकता हूं, आप पूरे विश्व के मीडिया में पढ़ सकते हैं। मुझे आप एक ऐसा इंसिडेंट बताइए कि 9 लोकेशन में इतने प्रिसीजन के साथ मेजर्ड और कैलिब्रेटेड स्ट्राइक अगर कहीं हुई हो। सिंगल टारगेट पे किया है, ठीक है, इजराइल ने भी किया है, यूएस ने भी किया है, रसिया ने भी किया है, लेकिन पूरे विश्व में जो भारत की जो छवि बनी है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की, प्रोफेशनल हमारी जो आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ की, कैपेबिलिटी की और भारत की क्षमता की, वो अद्वितीय है। इट इज ए वेरी रेयर मैसेज। हमने स्पेसिफिक अपने टारगेट, अपनी इंफॉर्मेशन इतनी करेक्ट थी, जो हमारा इंटेलिजेंस है, एक जो लश्कर तैयबा के जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन तीनों के जितने भी ठिकाने हैं उनका कंफर्मेशन करने के बाद एक एक ठिकाने को नष्ट करना, ये अपने आप में ही एक यूनिक था। और इट्स ए मैसेज। देखिए कहते ना कि समझने वाले समझ गए, ना समझे तो अनाड़ी हैं। तो पाकिस्तान का तो ये है कि उनकी समझ में इतनी आसानी से कोई चीज आएगी नहीं। अगर वो उसे ही भांप लेते कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, ना हमारे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, ना किसी सिविलियन पर, और वो रुक भी जाते तो उनके भले के लिए था, उनके इंटरेस्ट में था। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्होंने, हम आतंकवादियों को टारगेट बना रहे हैं, वो हमारे शहरियों को, हमारे शहरों को, हमारे डिफेंस के इंस्टॉलेशंस को, हमारे एयरपोर्ट्स को। और उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने अटैक कर दिया उतनी आसानी से शायद वो भी अटैक करेंगे और भारत में भी इतना डैमेज कर देंगे और लड़ाई इस तरह की हो जाएगी कि पाकिस्तान जीत गया है। ऑफ कोर्स झूठ बोलने में, प्रोपेगेंडा और उन सब चीजों में तो माहिर हैं ही, लेकिन ये विश्व ने देख लिया है कि हमारा वो सटीक थे जो 9 टारगेट थे। और उसके बाद उन्होंने जो रात में जो रिटेलिएशन किया, जिस तरह से कई सौ, पहली रात में ही 300-400 ड्रोन और यूएवीज और इवन कुछ मिसाइल्स जो उन्होंने दागी, भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और वो भी मैं आपको बता दूं बिल्कुल डोमेन में है, हमारी सेना ने ब्रीफिंग कर दी है और कल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल भी आ गई है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिजीनियस सिस्टम ने, जो हमारे डीआरडीओ और बेल का बनाया हुआ है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम अक्रॉस, आप सोचो कि हमारी कवरेज मोबाइल, हमने उनके लगभग 100% जितने भी अटैक थे सबको नाकाम कर दिया है। और हमारी किसी भी एक एयरफील्ड, एक इंस्टॉलेशन, डिफेंस इंस्टॉलेशन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है।
ये भी एक बहुत बड़ा है। ये जो रेशो है, इट हैज बेटर्ड द रसिया एज वेल एज इजराइल। देखिए, अब तक कहते थे कि इजराइल का 90% है, रसिया इज अबव 80%, वी हैव गॉन क्लोज टू 100%। दे कुड नॉट डैमेज एनी ऑफ द थिंग्स। जो कुछ अनफॉर्चुनेट जो वो हुई हैं, जो बॉर्डर पर जो सेलिंग होती रहती है, जो अदरवाइज भी हो जाती है, तो वो थोड़ी इंटेंस थी। और जिस तरह से गुरुद्वारा और जम्मू रीजन में जिस तरह से इन्होंने गुरुद्वारे पर, मंदिर पर, और ठीक है, जो निर्दोष लोग थे बॉर्डर के पास रहने वाले, सेलिंग में जिस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाया, कुछ की जान भी चली गई। उसके अलावा हमारा कोई भी टारगेट देश भर में, और हम शुरू से ही डे वन से बिल्कुल स्पष्ट थे, और हमारी फौज ने लगातार क्लियर कट ब्रीफिंग भी करते गए, ये कर दिया, बता दिया दुनिया को, क्योंकि हमारे इंटेंशन क्लियर थे। देखिए, अगर आपके इरादे साफ हों तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, ना कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है। हम स्पष्ट थे कि हम आतंकवादी ठिकाने, लेकिन अगर ये कोई उसका रिटेलिएट करेंगे, कोई अगर वो हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेंगे, ऑब्वियसली हम काउंटर करेंगे। वी वर नॉट इन ए वार, हम कोई युद्ध नहीं लड़ रहे थे, हम तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बिल्कुल। और दूसरा, अगर उन्होंने हमारे ऊपर कुछ किया तो उसका काउंटर अटैक। और आपने देखा है कि ये जो काउंटर अटैक हुए हैं, एक तो दो चीजों का पता चल गया कि हमारी अटैकिंग और हमारा डिफेंस बोथ हैव प्रूवन टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये बड़े अनकंफर्टेबल हो गए हैं। जो देखिए, दुनिया में 2-3 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो पूरी दुनिया को चलाती हैं, वेपन इज वन ऑफ देम। जो हथियारों का जो बिजनेस है, ये यूएस ऑफ कोर्स सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन चाइना भी धीरे धीरे, चाइना ने भी इतना काम किया है पिछले 20-30-40 सालों में कि आज चाइना भी बहुत बड़े लेवल पर अपने लिए भी बनाए हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन सदमे में चला गया जब लाहौर में सारा एयर डिफेंस पहले ही दिन भारत ने जो नष्ट कर दिया। हमारा सक्सेसफुल अटैक का मतलब क्या है कि उनके सिस्टम फेल हैं, दे आर नॉट एबल टू डिटेक्ट एनीथिंग, दे आर नॉट एबल टू डिटेक्ट, दे आर नॉट एबल टू काउंटर, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि हमने नष्ट ही कर दिए। तो ये बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने बुलाया वहां के एनवॉय को, जो चाइना में है, पाकिस्तान का एनवॉय, टू एक्सप्रेस देयर डिस्प्लेजर, बिकॉज उनका कई कंट्रीज में फाइनल स्टेज में था नेगोशिएशन टू सेल देयर वेपन्स। लेकिन अब उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि 17 देशों ने भारत के हथियार लेने की इच्छा जताई है, और वो देश जो निर्भर था पूरा आयात पर, अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि 21,000 करोड़ पहुंचे, 26,000 करोड़ पहुंच गए लास्ट वित्तीय वर्ष में। 26,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट इज हैविंग ए मीनिंग, और वो रिलायबल है। लोगों ने अब और देख लिया है, डिमांड बहुत बढ़ेगी, एंड इट इज गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग। तो ये जो भी इस तरह की जो हालात रहे, उसमें हमारी जो सेना है उसे हमें एक बार फिर से बहुत बड़ा सैल्यूट देना होगा। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अपने संबोधन में वहीं से शुरू किया था कि मैं अपनी सशस्त्र सेनाओं को, अपनी पैरामिलिट्रीज को, सभी को सैल्यूट करता हूं, जो उन्होंने बहादुरी दिखाई है, जिस तरह से अपनी तकनीकी क्षमता का, अपने सारा जो हमारे डिफेंस अटैक, उन सब का जो प्रदर्शन किया है, वो विश्व में ऐतिहासिक है। वो ये एक अलग सेपरेट माइलस्टोन सेट कर दिया है, और अभी तक ऐसा भारत ने कभी नहीं किया जो इस तरह हुआ है। तो जाहिर है ये हमारे लिए एक नया आयाम शुरू कर देता है, और भारत इसी दिशा में अग्रसर होता रहेगा। जी सर, इंद्रनाथ ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दो चीजें खूब उठी, खूब लोगों ने पूछा। पहला S-400 क्या है, कैसे काम करता है, और इसके बाद चाइना से भी हमारे कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश में और बाकी जगह में, तो वहां उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं, नंबर एक। दूसरा, डिप्लोमेसी, जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब लगातार बात कर रहे थे, इन सब में एक चीज बहुत अच्छी थी, चाहे आप यूएसए ले लीजिए और यूके ले लीजिए, टर्की ले लीजिए, बाकी जितने भी देश आते हैं सर, उनमें से किसी ने भी ट्विटर किया, किसी ने भी ना समर्थन किया, ना ही खुले दिल से ये किया, मतलब बिल्कुल बराबर डिप्लोमेसी हमारी बहुत कारगर थी, सिवाय एक दो के, तुर्की या चाइना को छोड़ के। तो क्या ये कह सकते हैं डिप्लोमेसी हमारी रेस कर रही है, क्या हम सही चीजों पे हैं? इसके अलावा एक चीज और है सर, क्या हमें अब पहचान लेना चाहिए कि हमारा फेवरेट नेशन कौन सा है, कौन सा नहीं है? रशिया हो, इजराइल हो,
कौन सा हमारा फेवरेट नेशन है, कौन सा नहीं है, क्या हमें अब पहचान लेना चाहिए? जी, आपके दूसरे सवाल का ही पहले जवाब देता हूँ। देखिए, डिप्लोमेसी में अगर आपने देखा होगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक लीडर हैं, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनका भी विश्व में कोई जवाब नहीं है। उनसे मिलने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, उनकी बातें, उनकी हाजिर जवाबी, उनकी डिप्लोमेटिक जो रिप्लाई करते हैं, जो बातें करते हैं, प्रधानमंत्री के साथ हर जगह होते हैं और क्या अनुशासित हैं। देखिए, डिप्लोमेसी का एक नया दौर शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि भारत ने किस तरह से, हम एक जमाने में कहलाते थे कि हम किसी भी ग्रुप से, देखिए वारसा और ये नाटो 2 ग्रुप होते थे, बट एक नॉन अलाइंड मूवमेंट था काफी पहले, तो भारत उसका भी सदस्य था कि मतलब हम इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है। लेकिन भारत को शुरू से ही रसिया का सपोर्ट रहा है। जो भी यूरोपियन देश रहे हैं या अमेरिका रहा है, इनका झुकाव अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा है। मैं आपको बता सकता हूं कि 71 के युद्ध में भी अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट का मतलब था एयरक्राफ्ट कैरियर भी था, डिस्ट्रॉयर भी थे, फ्रिगेट भी थे, सबमरीन भी थी, वो फ्लीट भेज दी थी अरब बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, क्यों वो एक्शन नहीं कर पाए? क्योंकि रसिया ने भी अपनी सबमरीन्स नीचे से ही डुबो देंगे, वो भेजी। जब रसिया आ गया तो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस पावर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रसिया और अमेरिका नेक टू नेक आज भी हैं। ठीक है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज में रसिया आज भी आगे है, कई चीजों में अमेरिका आगे है, बट दे आर स्टिल नेक टू नेक इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटी। तो तब अमेरिका रुका था, तो अमेरिका का रुझान रहा है पाकिस्तान की तरफ। वेस्टर्न कंट्रीज जो भारत और पाकिस्तान को देखते थे या अमेरिका देखता था, वो इस कंटेक्स्ट में देखते थे 2 नेशन। इवन आप ट्रंप जैसे लीडर का, ठीक है, एक्चुअली वो बिजनेस मैन टर्न लीडर हैं, तो कई बार वो बड़बोलेपन में इस तरह की चीजें, जैसे अभी भी देखा, तो वो बोलते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान का तो हजारों सालों की दुश्मनी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट उनका दिया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि वो कितना होमवर्क करते हैं कुछ भी कहने या बोलने से पहले। तो वो भी उसी लेंस से देखते थे कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश, और ये गरीब थे और इन्हें हमने हेल्प किए, ये चश्मा रखते थे पहले। मैं बताऊं, बड़ी शिफ्ट जो डिप्लोमेसी की शिफ्ट है, इस सरकार ने पूरे विश्व को मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने भी काफी ट्रेवल किया और लोगों की जो परसेप्शनल चेंज देखे हैं, तो चाहे अमेरिका हो चाहे पूरा यूरोप हो, उन्हें बता दिया है कि इवन व्हेन यू आर नॉट एग्जिस्टिंग, वी वर ग्लोबली नंबर 1 इन साइंस, इन टेक्नोलॉजी, इन एजुकेशन, इन स्पेस, इन इंजीनियरिंग, इन मेडिकल। अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चल सकता है कि भारत उस समय और दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी होता था, शिक्षा का केंद्र था। जो G20 में आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने नालंदा तक्षशिला को वहां दिखाया था, तो ये शिक्षा के केंद्र थे जहां विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। जो यूके की 1000 साल पुरानी जो ये यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, इससे भी सैकड़ों साल पहले, कई सौ साल पहले, ठीक है, भारत शिक्षा का केंद्र था। तो उन्हें ये बताया है कि ये भारत ये नहीं है जिसे आप 200-400 साल के लेंस से देख रहे हो। ये वो भारत है, वो संस्कृति, वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो वैल्यूज जो कई हजारों सालों से चली आ रही हैं, और धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया है। मैंने देखा है, अगर आप स्टीव जॉब्स की अगर आप जीवनी कभी पढ़ें तो कितने प्रभावित अपने पढ़ने के टाइम से रहे हैं। ठीक है, कितने वो मंदिर में जाते थे यूएस में और बोलते थे कि खाना भी उसी दिन पेट भर के खाते थे जिस दिन वहां हम श्री कृष्ण मंदिर में जाते थे, इस तरह की। और आज इस महाकुंभ में आपने देखा होगा कि किस तरह से, क्योंकि जो हमारे पास है वो कहीं नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं। और जैसे जैसे वो सब कुछ मिलने के बाद भी वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो फिर एक तलाश में आते हैं कि जिंदगी क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। उसके लिए जब सनातन की शरण में आते हैं तो उन्हें जीवन का एक अलग पहलू नजर आने लगता है। तो जो सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक चेंज, शिफ्ट और जीत है,
कि हम पूरे विश्व को ये बता पाए कि हम कौन हैं। आज वो हमें उस परिप्रेक्ष्य से नहीं तोलते हैं और ना ही एक एट पार किया जाता है। एक एट पार बना दिया था, अब हमने बिल्कुल मना कर दिया अपनी टर्म्स पर। इस बार जो 26 जनवरी को जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे यहाँ चीफ गेस्ट, तो वो भारत के बाद पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे यहाँ आना है तो सिर्फ हमारे यहाँ आओगे, यहाँ से एन रूट कोई नहीं होगा, ना वहां जाके आओगे ना यहाँ जाके वहां जाओगे। एंड ही हैज टू चेंज द प्लान, क्योंकि अब कोई भी विजिट ऐसी नहीं होगी कि यहाँ आएगा और वहां जाएगा। दिस इज नॉट एट पार। क्या है, ये तो रोग नेशन है, इट वाज आवर पार्ट, यही लोगों को नहीं पता है। अगर कोई कश्मीर या बलूचिस्तान जैसी चीजों को इस तरह से बातें करता है, ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का है। इवन आई हैव एनकाउंटर्ड दिस इन इजिप्ट, ठीक है। वो बोले थे कि ये पाकिस्तान को कश्मीर क्यों नहीं दे देते। आई आस्क्ड देम, थोड़े ठीक ठाक से लोग थे, कि डू यू नो कि व्हाट इज पाकिस्तान, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सो दे सेड कि they were not knowing, they were not aware कि it was part of India. Many people, see, they consider themselves to be intellectual, but they are only looking from the angle of Islam. That is where is the, people live in delusion. I said कि अभी भी बोल दिया, ट्रम्प साहब ने आज बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि कोई मध्यस्थता या कुछ नहीं है। ये तो हमने सिर्फ बोला था भाई व्यापार, लड़ाई मत करो, अपना ये करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है। ही सेड कि वो हमने कोई ये नहीं किया। उस दिन तो बड़ा बोले स्टेटमेंट दे दिया। सो होता क्या है कि people are not aware, even this European countries so called, I have encountered with many people, I have brought them to the अक्षरधाम, they have read so many things। 4 घंटे का उन्हें पूरा प्रोग्राम दिखा के तो बहुत कुछ समझे, उन्होंने किताबें खरीदी फिर। सो क्या होता है कि हम जानते ही नहीं कि ये है क्या, ये सोच रहे हैं तो बहुत पुराना इनका झगड़ा है और ये इन्होंने आधा इन्होंने कब्जाया हुआ, आधा इन्होंने कब्जाया हुआ है, ठीक है। तो दे देना चाहिए क्योंकि वहां मुस्लिम डोमिनेटेड है। उन्हें यही पता नहीं कि ये जो भारत जब 47 में आजाद हुआ, ये कॉलोनियल रूल से समाप्ति हुई, तो जितनी भी रियासत थी सब यूनियन इसमें मिल गई और हमने तो नहीं दिया बंटवारे में, कहीं कश्मीर नाम की चीज तो पाकिस्तान को नहीं दी गई। जिस तरह से सभी रियासतें अपना अपना एक्सेशन साइन कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, किसी ने देर में किया, कुछ लेट किया। तो राजा हरि सिंह थे कश्मीर के राजा, उनका भी बिल्कुल यही रहा कि उन्होंने भी थोड़ा आराम आराम से करने में, बाय द टाइम दे हैव अटैक्ड पाकिस्तान जो बना था, उन्होंने भी अगेन तब से चला रहा आतंकवाद। उन्होंने कबीले रहते थे पुराने देसी टाइप के, यही जिन्हें आज हम आतंकवादी कहते हैं। सेना ने कबीलियों को यूज किया और आगे तक बढ़ते चले आए। जब भारतीय सेना ने लड़ना शुरू किया और जितना कब्जा ले लिया था, नेहरू जी ने रुकवा दिया कि इतना ही काफी, कौन आएगा इस एरिया में, इस जंगल में। देखिए हमारी यह दूरदर्शिता कि हम ही छोड़कर आ गए और वो उन्होंने कब्जा कर लिया, वो पीओके बन गया। तो जब लोगों को ये कंटेक्स्ट बताया जाता है कि भाई पाकिस्तान तो हम में से डिवाइड हो के हमने एक पार्ट दिया है, अब इसका कश्मीर कहां से आ गया। कश्मीर इज वी हैव ए लेटर, जैसे बाकी सभी रियासतों के लेटर ऑफ सक्सेशन है, वहां की जो उस समय सरकार थी उसने दिया हुआ है, इट इज विद अस। तो हाउ कम इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। इसलिए हमारी संसद में बहुत स्पष्ट बोला जाता है कि पीओके पूरा कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और जाहिर है था, है और रहेगा, और वो आ भी जाएगा आने वाले टाइम में। जिस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आना ही आना है, ठीक है। हर चीज का टाइम होता है। इस बार जो लक्ष्य था, इस बार जो मिशन था, ये मिशन हमारा ऑपरेशन जो सिंदूर था, इट वाज स्पेसिफिकली टू टेक द रिवेंज ऑफ दिस एंड इनकी जड़ें काट देना, इनकी जड़ें मिटा देना। अब ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में मिट गई हैं, बट बहुत बड़ा झटका लगा है। आपने देखा होगा कि इस शुरू होने से पहले, 7 तारीख से पहले, जो भी उठता था वहां पर, चाहे वो उनका राजदूत, जैसे जिनकी ये कोई अधिकार ही नहीं इस तरह की चीजें बोलने का, रूस में उनका राजदूत पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि हम तो भारत के खिलाफ न्यूक्लियर भी यूज करेंगे और कन्वेंशनल भी यूज करेंगे। कोई मुल्ला मौलवी उठता था, वो कहता कि हम हमारे पास बम है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। कोई मंत्री उठेगा, कोई किसी तरह का उठेगा, हम 1-1 किलो के हमारे पास बम है न्यूक्लियर, हमने दिखाने के लिए नहीं रखे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। गीदड़ भपकी देते रहते थे क्योंकि उन्हें वही सिखाया गया, विरोध, ठीक है, भारत का विरोध, हिंदुइज्म का विरोध, ठीक है,
वो इस्लाम के अलावा जो नहीं मानने वाले हैं, बाकी सब काफिर हैं। ये फिलॉसफी उन्हें मदरसों से, फिर आर्मी, तो लाइफ के हर क्षेत्र में आती चली जाती है, और यही उनके पतन का कारण होगा। अगर हम प्रकृति के किसी भी चीज को डिस्कार्ड करते रहे, अपने अलावा बाकी को मानना ही नहीं चाहते, बाकी का अस्तित्व, तो ऑब्वियसली हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, और एक ना एक दिन हम खुद ही मिट जाएंगे। वो उसी दिशा में चल रहे हैं। तो आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से अब एक्शन शुरू हुआ है, जाहिर है ये जारी रहेगा। भारत ने कह दिया कि दिस इज नाउ अवर न्यू नॉर्मल। कोई भी आतंकवादी या किसी तरह का दुस्साहस उधर से होगा, गोली आएगी, गोला जाएगा, ठीक है। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी को युद्ध माना जाएगा तो हम फुल फ्लैज अटैक करेंगे। आपने देख ही लिया है कि 11 एयरबेस को ध्वस्त करने का अंजाम आज कोई मुंह नहीं खोल रहा है। आपने देखा होगा, कोई है आज की डेट में जो गिदड़ भपकी हम सुनते थे? क्योंकि जो कुछ कहावतें हैं हमारे यहाँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर तो 100% चरितार्थ होती है। वो ये हो ही रहा है। अगर ये यही भाषा समझते हैं एक्चुअली, कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी तार्किक चीजों का वहां कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोगों की कंडीशनिंग ही इस तरह की कर दी है। उनका जो ब्रेन वॉश है बचपन से कि इन्हें मारेंगे हमें ये मिलेगा, ये हमारे दुश्मन हैं, ये काफिर हैं, हमें जिहाद करना है। तो देखिए, जिसकी अगर आप जो एक पेड़ बोएंगे, जो हमारा मस्तिष्क है ये बिल्कुल जमीन की तरह है, इसमें जो भी डालेंगे, जो भी बीज, अगर आप विष का भी पेड़ बो देंगे तो वो विष ही देगा। तो जैसे विचार, जैसे थॉट, जैसी आइडियोलॉजी इसमें डाल दी जाएगी, उसी तरह से हम बन जाएंगे। वहां पर यही आज की डेट में स्थिति है, और सेना और आईएसआई यही काम करती है कि वो कह रहे हैं, देखिए उनके स्टेटमेंट देखिए कि ये हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। मदरसे, जो मदरसाज हैं, दे आर आवर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। उनके जो आर्मी स्टाफ थे वो कह रहे हैं। हाँ, तो एक आसिफ मुनीर, हाँ, आप देखिए जब इस लेवल पर एक डिफेंस चीफ का, सेनाध्यक्ष का इस तरह की बातें करना कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, कुछ मैच ही नहीं करता, हम ये हैं, हम वो हैं, इस तरह की बातें, ये कहीं नहीं जाती। और वो तो है मुल्ला, एक्चुअली वो मुल्ला है, मुल्ला जनरल है, बट वो मुल्ला अमीरी उसे हम कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो फंडामेंटलिस्ट, जो आतंकवाद की सोच को बढ़ावा देने वाली है, जो इस कट्टरपंथ को, वो उस विंग का, वहां कुछ लोग हैं जो इस मना करते हैं कि हमें भारत के साथ इस तरह नहीं जाना चाहिए, इस तरह से, बट वो बहुत माइनॉरिटी में हो जाते हैं, एंड दिस वन प्रिवेल्स, वो इन्हें पालते रहते हैं। तो आतंकवाद का तो अब जब भारत कमिटेड है और इतना पावरफुल भी आज पूरे विश्व ने देख लिया है, तो अब तो नाश होना ही होना है, और नाश ही नहीं होना है। अगर पाकिस्तान उसी रवैये पर रहेगा तो 71 दोहराया जाएगा, और 71 में 2 टुकड़े हुए थे, और संभवतः अब 4 होंगे। इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि हर तरह से देखिए उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो श्रिंक हो गई है, और लगभग बिलो $400 बिलियन की है आज की डेट में। हमारा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, एक प्रदेश भी उनसे ज्यादा है, जो जिनकी आबादी उसका 1/3 है या 1/4 है, ठीक है, 1/3 की आबादी, और पर कैपिटा इनकम में वी आर 3 टाइम्स मोर। तो एक स्टेट इंडिया का, आज था एक आर्टिकल कि तमिलनाडु की जीडीपी भी $420 बिलियन हो गई है, एंड पाकिस्तान इज $397 बिलियन एंड श्रिंकिंग, बिकॉज भारत ने सारा सब कुछ बंद कर दिया। अभी तो आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस विल कम। कोई भी इंपोर्ट, कोई भी एक्सपोर्ट, कोई भी किसी तरह का, यहाँ से जो फ्लेक्सिबिलिटी आपने बताया कि यहाँ आर्म फोर्सेस पैरामिलिट्री में है और वाइफ वहां की है। देखिए होता क्या है, रोहिंग्या का आपने सवाल उठाया था, ये जो ऑपरेशन रहा है इसके और भी फायदे रहे हैं कि काफी लोगों को, काफी ऐसे तत्वों को जो इस देश में रह रहे थे, और वो कभी भी, देखिए सबसे विडंबना ये है कि ये उस इनका जो ब्लड है, इनकी जो कंडीशनिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, कि उन्होंने तो, आप अगर भारत में भी अगर उस इतिहास को देखें कि अपने बाप को मार के भी गद्दी पर बैठने में उन्हें कभी कोई हेजिटेशन नहीं रहा है। सनातन कल्चर ये नहीं कहती, हम सबका सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन वहां इस तरह का कुछ नहीं रहा है। अब पाकिस्तान का इतिहास बनने के बाद देख लीजिए,
एक दूसरे को जेल में डालकर मारकर ही सत्ता अपनाई है। तो जब वो अपनों के लिए कर सकते हैं तो दूसरे जिन्हें वो काफिर और इस तरह की बातें करके एड्रेस करते हैं तो उन्हें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस विचारधारा को ही मिटाना होगा। और आज भारत, जितने भी इस्लामिक लीडिंग कंट्रीज हैं, भारत के साथ देखिए डिप्लोमेसी की जीत। आज भारत के संबंध इजराइल के साथ भी उतने ही मजबूत हैं जितने सऊदी के साथ हैं। और मुझे याद है, मैं जब इजराइल के बाद सऊदी गया था तो कुछ पाकिस्तानी थे जहां मैं गया था वहां रिसीव करने के लिए, एंड दे वर सरप्राइज कि जो इजराइल चला गया उसे सऊदी का वीजा ही नहीं मिलता है, आप कैसे आ गए। आई सेड इट मे बी फॉर द पाकिस्तानीज, इंडिया के लिए सब खुला है। ठीक है, क्लियर था, अगर कोई चला जाए तो मिलता नहीं था। पहली बात तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी विल नॉट गेट द इजरायली वीजा इटसेल्फ, बट उन्हें वो सरप्राइज लगा था, उनका न्यू नॉर्मल था, वो मानते थे कि वहां चला गया तो यहाँ नहीं आ सकता। बट आज भारत के सऊदी से भी उतने प्रगाढ़ संबंध हैं जितने इजराइल से हैं। ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि इजराइल जो है हर वक्त भारत के साथ है। रूस ऑल वेदर फ्रेंड, क्योंकि ये कहते थे कि आप रूस को छोड़ दो, तेल मत लो, ये मत करो। अगर आप मान सकते हैं कि कोविड, पोस्ट कोविड एंड पोस्ट रसिया यूक्रेन वार, अगर कोई कंट्री बहुत सबसे बढ़िया स्थिति में रहा है तो वो भारत है। अगर आप जाकर देखेंगे पूरा यूरोप हिल गया है। यूरोप की जो इकोनॉमी है पिछले 5 सालों में नन ऑफ द कंट्री हैज एक्सीडेड 2%। आप खोल के देख लेना, 2% कोई नहीं पहुंच पाया है अभी तक, किसी ने एक्सीड नहीं की है। सो दे आर इन ए वेरी टिपिकल, जितना लूटा हुआ था वो सारा का सारा जो है अब सब होता जा रहा है। देयर डेट्स आर इंक्रीजिंग, देयर ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। एंड जो भारत की बात उन्होंने नहीं मानी थी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि मानवाधिकार के नाते कोई भी कहीं कोई गड़बड़ करेगा, कोई आतंकवादी घटना करेगा, कोई दूसरा क्राइम करेगा, वो उन्हें शरण दे देते थे। एंड इन द टाइम टू कम द यूरोप विल बी द फर्स्ट टू सफर। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सफरिंग। आप देख सकते हैं कि यूके जैसे कंट्री के राजधानी में इंग्लैंड का पिछले 13 साल से मेयर, ठीक है, कौन है? सादिक। कहां के ओरिजिन के हैं? पाकिस्तान ओरिजिन के, सेटल्ड वही है। आप सोचो कि 13 साल से भी मेयर भी नहीं बदल पाया लंदन का। सो जो चेंजेस यहां हो रहे हैं, वहां की जेलों में जो है इस तरह की, आप पढ़ ही रहे हैं किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, क्या क्या कर रहे हैं वहां के लोग। इवन इतना ही नहीं है, यूएई सऊदी में जितने जेल में हैं, जितने भिखारी हैं, जितने क्राइम करने वाले हैं, मोर देन 95% आर फ्रॉम पाकिस्तान। सो इवन दे आर नॉट हैप्पी। जो किसी समय में पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड कहलाते थे, जिन्हें पाकिस्तान कहता था कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, वी आर द न्यूक्लियर पावर, वी विल प्रोटेक्ट यू ऑल्सो, एंड दे वर गिविंग द मनी फॉर दैट सिक्योरिटी। आज वो एक्सपोज हो गया है, आज वो ग्लोबल उसमें कि इनका तो सिस्टम इन्हें ही नहीं बचा पाया, ये हमें क्या बचाएंगे। सो एवरी कंट्री हैज कम वेरी क्लोज अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। आप अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक जाएं और यूरोप से एशिया तक आएं, आप किसी भी कॉन्टिनेंट में जाएंगे, भारत के संबंध न्यूजीलैंड से भी उतने अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी उतने अच्छे हैं, सिंगापुर से भी अच्छे हैं, मलेशिया से भी अच्छे हैं, यूएस से भी अच्छे हैं और रसिया से भी अच्छे हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद, पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि आज हमारा ट्रेड, आपको पता है कि भारत का जो एक्सपोर्ट रहा है लास्ट ईयर में, एवरी ईयर वी आर क्रिएटिंग रिकॉर्ड। नॉट ओनली दैट, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर आप देखेंगे $680 बिलियन है, विच इज थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज कब किसी की कीमत होती है? जब आपके पास पैसा हो, आप मजबूत हो, आप टेक से भी हो, आपके पास ह्यूमन जो रिसोर्स है वो अच्छा हो, स्किल्ड मैन पावर हो, लीडरशिप हो। तो हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री का एडवांसमेंट, मिलिट्री टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास जो है गोल्ड रिजर्व। आप देखो कहां से कहां आ गए पिछले 10 साल में। वेयर वी वर स्टैंडिंग, जीडीपी वी आर ऑलरेडी 4th। ठीक है, इट इज येट टू बी डिक्लेयर्ड, वी हैव एक्सीडेड 4.2 ट्रिलियन। ठीक है, जो इसे जापान को पीछे छोड़ रहे हैं, अब जर्मनी बची बस
थर्ड आने के लिए अनदर 1 to 2 ईयर वो भी हो जाएगा। तो आप सोचो कि जो 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 ग्लोबल मिलिट्री पावर इंडेक्स जो आता है, जो रिपोर्ट है 25 की, देयर ऑल्सो वी स्टैंड फोर्थ। तो जब हम मिलिट्रीली टॉप 4 में आते हैं, हम इकोनॉमी में टॉप 4 में आते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में टॉप 4 में आते हैं, हम स्पेस पावर में टॉप 4 में आ गए हैं रादर ये कहो, हम जो अपने जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट है, जो वेपन का एक्सपोर्ट है, जो चीजें हमारे पास नहीं थी उनमें हम टॉप में आते जा रहे हैं। इट शोज दैट वी आर मूविंग इन ए राइट डायरेक्शन। तो आपने बोला था क्या होगा कि जब दिशा बदलती है तो दशा बदलती है। नाउ नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years वी विल बी अ फोर्स टू, टुडे ऑफ कोर्स ऑलरेडी वी आर ए फोर्स टू रिकॉन विद। मैं आपको बता सकता हूं सारे कंट्री ट्रेवल करने के बाद, कंप्लीट यूरोप, यूएस, चाइना, जापान जैसे कंट्री, जो पेमेंट सिस्टम भारत में है, जितना ईज ऑफ डूइंग पेमेंट, अवर डिजिटल टेक्नोलॉजी, अवर यूपीआई, इट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर। इवन यूएस में आप बिना कार्ड के पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, मोबाइल से कहीं पेमेंट नहीं होता है। अब हम सिखा रहे हैं उन्हें, ठीक है, वी आर गिविंग दिस टेक्नोलॉजी, बट अभी भी नहीं होता कहीं। यूएस में अभी भी मोबाइल से पेमेंट नहीं होता, हम तो कैसे ही कर देंगे जो हमारे छोटे छोटे होते हैं। सो वी हैव अटेन्ड द यूनिकनेस। कितने हमारे पास बैंक अकाउंट हैं, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। तो अगर आप किसी भी चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखोगे, देखो एक मैं जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जो यंग जनरेशन है, अभी जो भविष्य है देश का, उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है कि वही रोल अदा करना होगा जो अमेरिकन ने 40s में किया था, टू मेक द अमेरिका नंबर 1। वी विल बी नंबर 1 अगर हम अगले 10 साल कमिटेड होके सब अपने काम को पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ करते रहे, अपने स्वधर्म का पालन करते रहे। देखिए गीता, भागवत गीता इज वेरी क्लियर, क्या करना है, वी गॉट टू फॉलो आवर स्वधर्म, नॉट पराधर्म। दूसरे का धर्म का पालन नहीं करना। इट्स माई ड्यूटी टुवर्ड्स मी विच मेक्स मी हैप्पी, माई फैमिली हैप्पी, माई सोसाइटी हैप्पी, माई नेशन हैप्पी, ठीक है। तो जो हमारी ड्यूटी अपने प्रति, अपने परिवार के, अपने समाज के और सबके इंटरेस्ट में हो और देश के, तो ये स्वधर्म है जो अलाइंड है देश से। व्यक्तिगत, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए कभी भी। जो है हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे सिर्फ व्यक्तिगत फायदा होता हो। ऐसा काम करना है जिससे मुझे भी होता है, परिवार को भी होता है, समाज को भी होता है। और मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं कि एक और प्रिंसिपल है नेचर का कि हमें विन विन प्रिंसिपल पर ऑपरेट करना चाहिए। प्रकृति कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करती है, इसे ये देना, इसे नहीं देना, इसे देना, नहीं, कभी नहीं, सबके प्रति समभाव, ठीक है। तो प्रकृति कभी भी कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, इस स्पिरिट में चलना है हमें। इस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में, इन किताबों में ऐसी डाल दी हैं कि आगे बढ़ने के लिए किसी को नीचे करना होता है। इट इज नेवर ट्रू। ये बहुत गलत प्रेसिडेंट्स हमारे यहाँ कुछ हो गए हैं। वी गॉट टू करेक्ट एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन टू दिस, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर मेरी टीम जीतती है, ठीक है, मैं जीतू ना जीतू, अगर टीम जीत रही है तभी तो ऑर्गेनाइजेशन जीतेगा, तभी तो देश जीतेगा। अब हमारी आर्म फोर्सेस की टीम तीनों मिला के कलेक्टिव जीती है तो देश जीता है, ठीक है। तो कभी भी सेल्फिश नहीं होना है। इंसान को इसलिए नहीं बनाया गया कि मैं अपनी अपनी सोचूं, मुझे सबकी सोचनी है, ठीक है ना। आई हैव द ड्यूटी, आई हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स मी, माई फैमिली, माई सोसाइटी, माई नेशन। उस सोच पे चलना है और विन विन प्रिंसिपल पे हमें चलना है। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विन विन। और आपको मैं बता सकता हूं कि वी ऑल हैव गॉट द अनलिमिटेड पोटेंशियल। वी आर ऑपरेटिंग एट ए मच लोअर देन आवर रियल पोटेंशियल, और वी गॉट टू bring it to the fore. We got to harness our inner greatness, inner strength, bring it to the fore. आप देखेंगे कि आपका लाइफ कितना खुशियों से भर जाएगा, कितना एक्साइटमेंट से भर जाएगा, आप में कितनी एनर्जी होगी। आप खुद हेल्दी रहेंगे, दूसरों को प्रेरित करेंगे। आप खुद किसी भी क्षेत्र में इफ यू आर एक्सेलिंग, अपने काम को बेहतर कर रहे हैं, आपकी टीम बढ़िया कर रही है, आपको और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मोदी जी को कहां से एनर्जी मिल रही है? बिकॉज ही इज कमिटेड, ही इज मेकिंग डिफरेंस,
हम कई बार स्टक हो जाते हैं, अपने परिवार को भी नहीं निकाल पाते चीजों से। परिवार छोड़ो, खुद भी जो है उसमें फंस जाते हैं और बस एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं, ठीक है ना, परिस्थितियों का, गवर्नमेंट का, हालात का, अलग अलग चीजों के ऊपर। तो अगर हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफल होना है, तो हमें फोकस करना होगा पॉजिटिव। हमें फोकस करना होगा आई कैन अप्रोच, ठीक है, आई कैन, यू कैन, वी कैन, ठीक है। हमारा जो हम ट्रेनिंग देते हैं पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की, और उसकी थीम ही है कि आई कैन, यू कैन, वी कैन, ठीक है। हमारी जो ट्रेनिंग है ये ट्रांसफॉर्मेशन की, हम कम से कम 2 लाख से ज्यादा, ठीक है, लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन कर चुके हैं, पूरा ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं उनका एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस, एक दूसरे के प्रति व्यवहार, एक दूसरे के प्रति रवैया, अपने काम के प्रति नजरिया, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो इतना मतलब वहां से आता रहता है। आई एम टेलिंग यू कि इतनी एनर्जी आएगी अगर आप किसी को बेहतर होने में मदद करेंगे, अपने फेलो सिटीजन्स को, अपने आसपास के जहां काम करते हैं, जहां रहते हैं, अपने परिवार में, तो आप देखेंगे कि लाइफ का एक अलग ही मजा आने लगा है, ठीक है। हम समहाउ दूर होते चले जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इस माइंड में बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टोर्शन आने लगते हैं। अगर आपके घर में एक विंडो है, उस पर शीशा है, और उस शीशे को कभी साफ नहीं करेंगे तो बाहर से धीरे धीरे धूल आने लगेगी। जब उस पे धूल की एक परत जम जाएगी, आप अंदर से जब बाहर का देखेंगे तो आपको जो पर्सन जैसा है वैसा नजर नहीं आएगा। आप क्या बोलोगे, वो सही नहीं है, वो सही है। समस्या कहां है? बीच में जो धूल आ गई है, आप धूल साफ करोगे, जैसा है वैसा नजर आएगा। ये हकीकत में हमारे साथ होता है। तो जिस दिन आप पॉजिटिव देखना शुरू कर देंगे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे, आप देखोगे कि लाइफ पूरा बदल गया है, ठीक है। एक नया उत्साह होगा, एक एनर्जी होगी। ना फिजिकल हेल्थ के चैलेंज होंगे, ना मेंटल हेल्थ के चैलेंज होंगे, उनमें भी कुछ पॉजिटिव नजर आएगा, उनमें भी कुछ पॉजिटिव नजर आएगा। सो फोकस, वेरेवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आप जिस चीज पे फोकस करेंगे वो बढ़ने लगेगा। आप जिम में जाते हैं, आप इनकी एक्सरसाइज करेंगे, ये बनने लगेंगे। आप पैरों की ज्यादा करेंगे, पैर होने लगेंगे, दोनों की करेंगे, दोनों बनने लगेंगे, ठीक है ना। तो अगर लोगों में पॉजिटिव देखना शुरू कर दिया, आपका पॉजिटिव बढ़ने लगेगा। कुछ यहां से सीखा, कुछ यहां से पॉजिटिव, कुछ यहां से पॉजिटिव, आप खुश रहोगे। एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम इंडियन में भी जो कॉलोनियल रूल रहा और उस तरह का जो चला आ रहा था, जैसा प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोला था कि गुलामी की मानसिकता को छोड़ना होगा। हमें बहुत सारी चीजें गलत, हमारे भी कंडीशनिंग हो गई है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारा एप्रिसिएशन हो, लोग हमें एप्रिसिएट करें, लेकिन हम कंजूस हैं दूसरों को एप्रिसिएट करने में। हम दूसरों को नहीं करना चाहते, लेकिन खुद चाहते हैं हमारा हो। आज से मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जेन्युइनली लोगों को एप्रिसिएट करो। जेन्युइनली, ऐसे ही नहीं करना है कि बस नाम के लिए करना है, जेन्युइनली करो। हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। योर कम्युनिकेशन इज सो गुड, योर क्या ड्रेस लग रही है आज, ठीक है, आपकी इस विषय में नॉलेज कितनी बढ़िया है, आप कितना बढ़िया ये काम करते हो, आप कितना बढ़िया खाना बनाते हो, थैंक यू सो मच। और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता प्रकट करनी शुरू करो उनके प्रति जो आपके नियर एंड डियर है। आपने घर से शुरू करना। अगर जिन लोगों ने आपकी मदद की है पिछले एक दिन में, एक वीक में या एक महीने में, कितने लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, थैंक्स कहते हैं, वी आर ग्रेटफुल, एक नोट भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं या कॉल करते हैं। ज्यादा आदत नहीं है करने की, टेक इट फॉर ग्रांटेड। अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने टीचर्स को, अपने कॉलीग्स को, कोवर्कर को, किसी ने कुछ भी किया है, थोड़ा कहना शुरू करो, उनमें बढ़ने लगेगा। उनका एक्साइटमेंट, उनका जोश, उनकी उमंग, वो और अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। तो हमें एप्रिसिएट करना है,
ग्रेटिट्यूड प्रकट करना है, कृतज्ञता प्रकट करनी है लोगों के प्रति, और क्या नहीं करना है मैं ये भी बता देता हूं आपके माध्यम से कि हमें लोगों की आलोचना, जो आप बता रहे थे कि भाई पॉलिटिकल पार्टी, कुछ लोग, कुछ ये, हमें ट्रिपल सी नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करनी है, कंडेम नहीं करना है, आलोचना नहीं करनी है। अगर आपने कुछ समय इन चीजों से दूरी बना ली, ये सब यहां जा रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं, और कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें करना। अगर लंबा फोन है तो इधर उधर की बातें ज्यादा होंगी। रेस्ट्रिक्ट, जैसा इस ब्रेन को देंगे, जैसा डोमिनेंट थॉट होंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे, वैसा ही आपका एटीट्यूड, वो सबकॉन्शियस में जो चला गया वैसे ही आप रहेंगे, वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अगर आप खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा, हेल्पिंग सोचना होगा, सर्विंग सोचना होगा। सेवा परमो धर्म है, ठीक है। कैसे मैं किसी की मदद कर सकता हूं, कैसे मैं हेल्प कर सकता हूं, कैसे मैं अप्रिशिएट कर सकता हूं, और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना होगा। कोई सीक्रेट नहीं है। यू आर यंग एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। ये नहीं कि इतना सीख लिया और उसके बाद बस उसी से, अगर 1 साल में कुछ ज्ञान ले लिया और वो 20 साल तक काम करता है तो 20 साल का अनुभव नहीं है वो। ये भी लोगों को डिल्यूजन है कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अपने जॉब में प्रभावशाली होना है, अपने काम में प्रभावशाली होना है। कैसे होंगे? जाओ भाई, पहले अपना 30, 60, 90 डेज प्लान बनाओ, लोगों को ऑब्जर्व करो, कौन कैसा है, किससे कैसे डील करना है, और एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। मेक इट क्लियर फ्रॉम योर रिपोर्टिंग मैनेजर कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी मुझसे। वीकली पूछते रहो, एम आई डूइंग राइट, एम आई ऑन ट्रैक, डू आई नीड टू लर्न समथिंग, डू आई नीड टू चेंज समथिंग। ये बहुत जरूरी होता है, और उस दिशा में आगे बढ़ो, यू विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सिमिलरली हमें एक और बहुत बड़ी चीज जो लानी है, अगर इन चीजों को हमें सब हटाना है, पावरफुल बनना है, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है वो विकसित करनी है, ठीक है। हम जब एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो क्या होता है कि वी बिकेम मोर क्रिएटिव, और वी कैन हेल्प मोर पीपल, वी कैन हेल्प कंट्री मोर। तो हम ज्यादा कुछ कर सकते हैं, उधर भी करना है, और किसी भी तरह का कभी चैलेंज आए तो पीपल लाइक मी, देश में बहुत लोग हैं जो समर्पित हैं, लगे हुए हैं सेवा भाव से, और आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जी, सुनिए एक चीज, आपने पाकिस्तान के बारे में, वैसा होगा तो उन्होंने भी करा, तो इसमें हमारे नहीं सुना गया। तो हमें इन चीजों को उस तरह से नहीं लेना चाहिए, हमें देखना चाहिए वी शुड ट्रस्ट अवर गवर्नमेंट, जिसने हमें इस लेवल तक पहुंचा दिया है। वी गॉट टू ट्रस्ट कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। जी, और एक आखिरी क्वेश्चन है हाँ। कि आजकल लोग एक सवाल खूब पूछ रहे हैं कंपैरिजन का, कि इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी, इस कंपैरिजन पूछ रहे हैं, इंदिरा गांधी अगर होती तो जैसे बांग्लादेश बनाया बलूचिस्तान बनाती। इसके बारे में सब क्या राय है आपकी? बॉम्ब कैंपेन चला रही है खूब हाँ। धूमधाम से देखो, पूछ रहे हैं सवाल को। क्या होता है कि कभी भी, ठीक है, कभी भी हमें चीजों को उस लेवल पे कंपेयर नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी का क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, क्या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, प्रधानमंत्री का क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, क्या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, ये हमें इन चीजों में जाना नहीं चाहिए। उस समय जो परिस्थिति, जो हालात है, जिसने जो किया वो ठीक है। हर सरकार में कुछ कुछ निर्णय ऐसे रहे हैं। अब आप उससे पहले जाओगे तो जो चाइना ने इंडिया का पूरा इतना बड़ा एरिया लिया हुआ है, ठीक है, किसने दिया है वो? 62 के समय में, जो 62 के समय में भी गया है। हम तो आजादी के टाइम से लगातार चीन को खोते रहे, ठीक है। 62 के बाद से ही समझ लो रुका है कुछ। 62 के युद्ध में भी वी हैव लॉस्ट। तो इस तरह से कह देना कि वो ये ले रही थी, वो ये ले रही थी, वहां डायरेक्ट हेल्प पूछ ली गई थी आपसे, ठीक है, जो परिस्थिति अलग थी। और आप सोचो कि वो भी पाकिस्तान की बेवकूफी थी। एक देश, आपने कोई ऐसा देश देखा है आधा इधर और आधा इधर भारत के? ठीक, बिल्कुल सर। तो उसे तोड़ना और
उसे सरेंडर कराना एक डिफरेंट इशू था। वहां पे किस तरह से क्या क्या उन्होंने किया था, कैसे हेल्प मांगी गई, ठीक है ना, वो एक अलग परिस्थिति थी और समय बताएगा आने वाला। मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो एक पॉलिटिकल उसके लिए होता है, कोई ज्यादा कर दिया किसी ने तो उसे कम कैसे करें, ठीक है ना, ये इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हो गए, इसे डाइल्यूट कैसे करें, ये पॉलिटिकल इशू है। तो हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आपके समय में ही ऐसा समय आएगा, आप देख लोगे। आई एम श्योर कि हमारे टाइम में 2 की जगह 4 भी हो सकते हैं, सकते नहीं होंगे रादर, ठीक है जी। इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। किसी चीज को उचित समय पे किया जाता है और वो उचित समय आएगा। दे आर श्रिंकिंग, दे आर बीइंग कट ऑफ। उनकी लाइफ लाइन नोटबंदी की थी, फर्जीवाड़ा सारा बंद हो गया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, भारत से इतनी चीजों पे जो वाया दुबई सुबह जा रही थी वो भी सब बंद। दे विल फेस द हीट, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और श्रिंक होंगे, गृह युद्ध होगा, ऑलरेडी गृह युद्ध है, वो इंटेंसिफाई होगा, अपने आप टूट जाएंगे। जो चीज अपने आप हो सकती है उसे हम क्यों तोड़ें? सही। जब तितली अपने आप निकलती है संघर्ष करके, वो बढ़िया है, हम हेल्प कर दे तो मर और जाएगी। सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अभी हमारा एजेंडा गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया, अभी हमारा एजेंडा इस आतंकवाद की घटना और आतंकवाद पे केंद्रित था। दैट मिशन इज 100% सक्सेसफुल, ठीक है। अभी उस एजेंडे पे नहीं थे, बीच में नहीं ले आते एजेंडा। जो बोले हैं, जो एक हर चीज का एक एजेंडा होता है, हमारा इंटेंशन अभी किसी को तोड़ना नहीं था, अपना लेना है, उसका टाइमिंग सब डिसाइडेड है जी। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर एक सवालों का बहुत अच्छे से और गहरे तरीके से जवाब दिया। इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी में सर आप हमसे जुड़े, इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा आपके साथ इंटरेक्शन करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।